एक्ट भूमि घोटाले की लिस्ट सार्वजनिक कर दी गई और इस लिस्ट में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए हैं। अब्दुल्ला पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा। फारूक अब्दुल्ला पर सरकारी जमीन कब्जा कर घर बनाने का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जम्मू के सजबान में उनका जो घर है वो जंगल की जमीन पर है और ये घर 10 कनाल में बना हुआ है। इसमें से 7 कनाल जंगल की जमीन है जबकि 3 कनाल जमीन उनकी अपनी है। आरोप यह है कि जमीन रोशनी एक्ट के तहत गलत तरीके से ये जमीन ली गई। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पर सफाई दे दी और कहा कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में 25,000 करोड़ रुपए सबसे बड़े घोटाले के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इस एक्ट को सिरे से खारिज कर दिया गया और हाई कोर्ट ने इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सियासी कद्दावरों और ब्यूरोक्रेट्स को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए ये बनाई गई। और इसी पर आपको बता दें कि बवाल बड़ा देखने को मिला। बीजेपी ने प्रदर्शन किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की क्योंकि अब्दुल्ला के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। इस दरमियान जमकर देखिए ये झड़प की खबरें, ये सीधी तस्वीर। अब बवाल हो रहा है जम्मू कश्मीर में। एक तरफ जहां पर बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर अब्दुल्ला परिवार को घेरने के लिए सड़क पर निकली है, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि ये आरोप बेबुनियाद है। अब्दुल्ला इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन इसकी सीबीआई जांच चल रही है और लिस्ट जो है वो सार्वजनिक होने के बाद सियासी बवाल मचता नजर आ रहा है। इसके कार्यकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए, फिर बीजेपी का भी हम बयान आपको सुनाएंगे। में घोटाले का अंधेरा, और आपको यह बता दें कि इस जम्मू कश्मीर में जमीन की यह लड़ाई अब सड़क पर पहुंच गई है। रोशनी स्कीम की आड़ में घोटाले का ये बड़ा अंधेरा है। जम्मू में घोटाले पर सियासी घमासान बड़ा होता नजर आ रहा है। बीजेपी का अब्दुल्ला के घर के बाहर प्रदर्शन और बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर। हालांकि इस दरमियान लोगों को हिरासत में लिया गया, फिर चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई हो। पुलिस पर आरोप लगे कि प्रशासन सीधे तौर पर बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये आरोप लगाए। तो अब्दुल्ला के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। कैप्टन आई सिंह हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर। कैप्टन साहब, बहुत स्वागत आपका एएनवी न्यूज में। जी धन्यवाद। कैप्टन साहब, ये 25,000 करोड़ का बड़ा घोटाला सामने आया, इसको लेकर आप लोगों ने घेराव करने की कोशिश की कि आखिरकार, और सियासी राजनीतिक पहलू में ये स्थिति तो होती है, जब जब कोई बड़ा घोटाला होता है तो जाहिर तौर पर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पहुंचते हैं घेराव करने के लिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहा है कि सिर्फ सियासी तौर पर हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह का तो कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जमीन 25 करोड़ की उस टाइम थी जब यह घोटाला हुआ था। आज जमीन ये 50 करोड़ से भी अधिक की है। तब उस टाइम 25,000 करोड़ की थी, आज 50,000 करोड़ से अधिक की जमीन है। अब मैं आपको इसकी डिटेल इसलिए पूरी बताऊंगा कि उस टाइम में वहीं पर पोस्टिंग था। जी, ये जम्मू और अपना श्रीनगर जो नेशनल हाईवे है, तो जम्मू से इंटर होने से पहले कोई 5-6 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है कुजवानी तालाब। जी, कुजवानी तालाब से बाईपास निकलता था उस टाइम जब फारूक अब्दुल्ला की वहां सरकार थी। तो ये जो है ना, जम्मू को बाईपास करके सीधा नगरोटा को टच करता था, ये जो बाईपास था।
इस बाईपास के साथ में टोटल ही सरकारी लैंड थी और कुछ उसके साथ साथ फॉरेस्ट की लैंड थी। और उस लैंड पे उस टाइम कोई मकान नहीं था, कुछ नहीं था। फारूक अब्दुल्ला सरकार ने उसको बिल्कुल एक कम्युनिटी को, खासकर को मुस्लिम समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का ये रोशनी एक्ट लाए। और इस एक्ट के तहत वो जमीन कोड़ियों के भाव मतलब ना के बराबर कुछ लिया ही नहीं है और सिर्फ एक समुदाय को दिया गया है। अगर उसी को वो देते तो बराबर बांटते कि जितनी मुसलमानों को दे रहे थे हिंदू को देते, तो मैं एक बात ही मान लेते कि ये जो है ना जो किया है उन्होंने जो है ना सभी के लिए किया है। तो उसमें टोटल जो है ना 99% मुसलमानों को जमीन दी गई थी और वहाँ पूरा जहाँ हिंदू थे मुसलमान नाम मात्र के लिए थे, टोटल उन्होंने वहां पर मुसलमान बता दिया। और उसमें यही नहीं, अब्दुल्ला के ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदार हैं, मुस्लिम कौम तो थी उनके रिश्तेदार हैं, खुद अब्दुल्ला के वहां पर काफी जमीन उनके दूसरों के नाम से उनकी है। तो ये बहुत बड़ा सोच विचार के एक बहुत बड़ा जमीनी घोटाला था। कैप्टन साहब देखिए, बाकी रिश्तेदारों को कितनी जमीन दी गई या नातेदारों को कितनी दी गई, मिलने वालों को कितनी दी या फिर समुदाय को कितनी दी गई, वो तो अभी जांच का विषय है ही। लेकिन सीधे तौर पर अभी तो जितना घर बना हुआ है अब्दुल्ला का, उस पर बवाल मचा हुआ है। उस बवाल यह है कि 10 कनाल जमीन पर यह घर बना है, जबकि 3 कनाल ही लीगल है, 7 कनाल तो सरकारी जमीन है, वन विभाग की है, उस पर कब्जा किया गया है ये। और उसका ब्यौरा आया है कि 25,000 करोड़ की जमीन है, वो 25,000 करोड़ का बड़ा घोटाला है ये। बिल्कुल, मैं आपसे वही तो बता रहा था कि ये जो है ना जो लैंड जहां इन्होंने जो लीज पे इन लोगों को मतलब जो दी है रोशनी तहत एक्ट के तहत, ये टोटल ही जमीन जो है ना जम्मू से तट में थी, बाईपास के पास थी और उस बाईपास से फॉरेस्ट की जमीन लगती थी। तो इनकी सोच यही थी कि सरकारी जमीन के साथ साथ फॉरेस्ट की जमीन भी हम कब्जा करेंगे और हमें कोई कुछ कह भी नहीं पाएगा। तो ये बड़ी प्लानिंग के तहत ये काम हुआ था जमीन घोटाला, छोटा पूरा घोटाला नहीं है। इसमें फारूक अब्दुल्ला सरकार पूर्ण रूप से इन्वॉल्व थी और जो जम्मू जो क्षेत्र था वो हिंदू बाहुल क्षेत्र था, तो वहां पर इस कम्युनिटी को बसा देना, वहां मतलब हिंदुओं को कमजोर करना, हिंदुओं को कहीं ना कहीं आघात पहुंचाना, ये बड़ी सोच के करा गया था, बड़ा प्लानिंग में किया गया था कि यहाँ जम्मू से हम जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी को बसा के अपनी एक ताकत यहाँ बना देंगे। जो चुनाव में इन्हें कम सीटें यहाँ से मिला करती थी क्योंकि हिंदू बाहुल क्षेत्र था, तो ये बहुत प्लानिंग थी। एक तो हिंदू बाहुल क्षेत्र को खत्म करना है, हमें यहाँ मुस्लिम बताना है। कैप्टन साहब आऊंगा। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने, जब आप लोग के कार्यकर्ता और शायद आप भी वहां पर सक्रिय रहे हो, तस्वीरों में तो नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं जब आपके कार्यकर्ता पहुंचे, यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे घिराव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री के यानी कि अब्दुल्ला परिवार के घर के बाहर घिराव के लिए। तो पहले वो सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। यहाँ पे बीजेपीआईएम प्रोटेस्ट करने के लिए आई थी, हमने उनको रोका। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कहा था कि वो यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत से ही वो ऊपर तक पहुंचे हैं। लेकिन हमने और हमारे लड़कों ने उनको यहाँ से खदेड़ दिया। बाद में पुलिस का एक्शन भी हुआ है, उनको लेके चले गए हैं। लेकिन गिन के 10 बंदे हुए होंगे हमारे। आप देख सकते हैं कितने वर्कर्स हैं, कितने यहाँ लोकल रेजिडेंट्स हैं, सारे मिलकर काम कर रहे हैं। ये मजाक बना के रखा हुआ है, रोज आ जाते हैं घर के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए। हम तो नहीं गए उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए, हम तो नहीं गए कभी। अगर हमने भी ये सिलसिला शुरू कर दिया तो कम पड़ जाएगा उनको, अपने घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा उनको। ध्यान रखें ये बात, टिट फॉर टैट होता फिर। ऐसा है कि जिन्होंने चोरियां की हैं, जिन्होंने डाके डाले हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के आम आवाम को लूटा है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट सोच है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, चाहे वो आतंकवाद हो और चाहे करप्शन हो। हमारी टॉलरेंस 0 लेवल है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो लोगों 25,000 करोड़ का घपला करने के बाद, एक स्कैम है, ऐसे कई स्कैम है, एक स्कैम करने के बाद अभी खुला है। फारूक अब्दुल्ला जी, ये 25,000 करोड़ से कितनी सड़कें बननी थी, कितने ब्रिज बनने थे, कितने हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर में बनते, कितने बच्चों को रोजगार मिलता। और रोशनी के नाम पर
झोंपड़ी की रोशनी तो आई नहीं, आपने अपने घर की रोशनी जगा ली। जी हाँ, तो रोशनी घोटाले में और भी कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के साथ ही पीडीपी की भी अगर बात की जाए तो उनके नेताओं के भी नाम, यानी कि महबूबा मुफ्ती का नाम भी इसमें आ रहा है, क्योंकि उनको भी फ़ायदा पहुंचाने की बात कही गई है। यानी कि सीधे तौर पर गुपकार की अगर बात की जाए तो गुपकार जो नई एक कमेटी बनाई गई है जिसमें सारी पार्टियां मौजूद हैं, उसको निशाना बनाने की कोशिश ये कहा जा रहा है कि की जा रही है बीजेपी के द्वारा। बीजेपी से हमारे साथ कैप्टन आई सिंह मौजूद हैं। कैप्टन साहब, आपने सुना होगा, देखिए अभी हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान सुनवाया। उन्होंने कहा कि रोज़ रोज़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आ जाते हैं, हम नहीं जा रहे घिराव के लिए, हम जाएंगे तो ये लोग कम पड़ जाएंगे। एक धमकी भरे अंदाज में ये कहा जा रहा है कॉन्फ्रेंस के द्वारा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा। और एक और मेहमान हमारे साथ हैं, तनवीर दार हैं, जो कि पीडीपी से नेता हैं। उनका भी बहुत स्वागत। तनवीर दार जी, बहुत स्वागत आपका। लेकिन पहले जवाब कैप्टन आई सिंह से ले लूं, जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। कैप्टन साहब जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के एक नियम अनुसार, एक संविधान के तहत जो उनको अधिकार मिला है प्रोटेक्शन का, उस हिसाब से जाके वो हम अपना प्रोटेक्ट कर सकता है। मगर इनकी आप जिहादी मानसिकता देखिए कि यहाँ भी लोग इनके मुझसे सब क्या देखे कि जब हम खड़े हो जाएंगे तो ये कब पड़ जाएंगे। तो वो तो जो आ रहे हैं, जो आपने सरकारी जमीनों का जो हड़प कर लिया है, एक जो गलत नियत से किया है, तो आप देखिए उसके बाद भी ये धमकी पे उतर आए, धमकी देना शुरू कर दिया। तो आप देखिए कि ये वही लोग हैं, ये जो है ना कह रहे हैं कि चाइना का साथ लेके हम धारा 370 फिर वापस आएंगे। तो इनका तो जो है ना मकसद ही इस देश को तोड़ना है, इसको लव जिहाद में बांटना है, जिहाद कराना है और जमीनों को हड़पना है। ठीक है, तनवीर जी से जवाब ले लेता हूँ। तनवीर दार जी, आवाज मिल रही है आपको? तनवीर दार जी, कैप्टन आई सिंह कह रहे हैं कि देखिए ये तो वही लोग हैं जो घोटाला भी कर रहे हैं, घपला भी कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हिंदुस्तान की छाती पर कुठाराघात करेंगे और चीन के साथ मिलकर हम फिर से धारा 370 को वापस लाएंगे। क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं? और ये बड़ा घोटाला जो इसमें आया सामने, इसमें तो नाम महबूबा मुफ्ती का भी अब लिया जा रहा है कि उनको भी फायदा पहुंचाया गया। तनवीर साहब, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए सुनील जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये हमेशा से जो हमारी यहाँ पे बीजेपी सरकार रही जो है, ये हमेशा से जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं या अपोजिशन, उनको निशाना बनाती आई हैं कि अब ये महबूबा जी का नाम ले रही है, महबूबा जी का नाम भी इस रोशनी एक्ट में आ रहा है। आपको याद होगा कि जब एक्ट बना था, आजाद साहब ने उस वक्त लगाया था, बनाया था 2005-6 की बात है ये। तो ये उस वक्त की बात है, जो लोग थे हमारे, चाहे वो दूर दराज इलाका से जो मिलिटेंसी अफेक्टेड लोग थे, जिनको मिलिटेंट्स की तरफ से थ्रेट्स थी, या उनके बच्चे नौजवान थे, चाहे वो पढ़ाई करना चाहते थे उस वजह से, या उनको ये डर था कि कहीं हमारे बच्चे इन्वॉल्व ना हो जाएं, उस वजह से उस वक्त तो ये हुकूमत ने एक फैसला लिया था कि इन लोगों को, हम जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो जम्मू के बाहर वाले एरिया जैसे बठिंडी हो गया, सिंजुआ हो गया, या ऐसे और भी जो एरिया हैं जहाँ पे लोग उन जमीनों पे काबिज थे, उन लोगों से उन्होंने जमीनें ली उस वक्त। और रोशनी एक्ट उन्होंने बनाया, हमारे इस वक्त जो हमारे कांग्रेस के हमारे चीफ मिनिस्टर थे गुलाम नबी आजाद साहब, उन लोगों को एक राहत देने के लिए कि वो यहाँ पे बच सकें। अब बात यह है कि अब गलत हुआ ठीक हुआ, ये तो एक बहस का मौजू है, वो बात की बात है। वो आई तो हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई और हाईकोर्ट ने ही संस्तुति की कि सीबीआई जांच करे। कैप्टन साहब, मैं सुनिए, मेरी बात सुने पहले। मैं कहना चाहता हूं की जांच करने में जुटी और अब वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो रही है। उस वक्त जरूरत थी, उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि लोगों को वहां से निकाल के वापस भेजा जाए या कुछ किया जाए। लोगों को अगर वापस भेजते थे या उनको थ्रेट्स थी, उनके बच्चे थे, उनको डर था हमारे बच्चे इन्वॉल्व ना हो जाए, उस वक्त की गवर्नमेंट ने अपने जो यहाँ के रहायशी हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले, उनको एक सुविधा पहुंचाने की कोशिश की है। तो इसमें अगर उन्होंने सुविधा पहुंचाने की कोशिश की, रिपोर्ट सार्वजनिक हो रही है वेबसाइट पर। तनवीर साहब, और दूसरी बात यह कि तनवीर साहब, तो इसमें क्या अतिशयोक्ति है जब ये कहा जा रहा है कि रोशनी की आड़ में घोटाले का बड़ा अंधेरा कर दिया? रोशनी तो मिली नहीं, अंधेरा ही अंधेरा कायम हो गया। वो शक्तिमान आता था, न जाने कौन सा एक वो आता था उस दौर में, एक नाटक जिसमें कहता था अंधेरा कायम रहे, तो आपने तो वही कर दिया। आवाज ठीक नहीं तनवीर साहब, आवाज मिल रही है आपको?
सुनील जी आवाज ठीक नहीं आ रही है आपकी। मैं दोबारा संपर्क करने की कोशिश करूंगा। मैं कहूंगा पीसीआर टीम से कि दोबारा तनवीर जी को लाइन अप किया जाए। नेटवर्क एरिया में तनवीर जी आप भी आ जाइए। हालांकि जम्मू में बड़ी समस्या है नेटवर्क की। कैप्टन आई सिंह हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। कैप्टन साहब, अंधेरा कायम रहे कह रहे हैं कि देखिए कुछ ऐसा था वैसा था, जवाब नहीं है सीधे तौर पर। लेकिन जिस मंशा से इस एक्ट को लाया गया था वो मंशा तो छोड़ दीजिए। हालांकि जिस मंशा से ये लोग एक्ट को लेकर आए थे वो इसी मंशा के अनुरूप इन्होंने काम भी किया। बाकी लोगों को लगा ना ये तो एक्ट बहुत अच्छा है, इससे तो जम्मू में रोशनी हो जाएगी, कश्मीर में रोशनी हो जाएगी, गुल खिल जाएंगे। जी कुलदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इनकी मानसिकता सिर्फ इसी हिसाब की थी कि हमें तो जम्मू को किसी तरह से कि जो जहां पर हिंदू की जनसंख्या ज्यादा है इसको कम आंकना है, इनके बराबर में यहाँ एक मुस्लिम कम्युनिटी खड़ी करना है और इस आड़ में ये रोशनी एक्ट लाके यहाँ की जो अरबों की जमीन पड़ी है इसको हमने हड़पना है। तो इस तरह से इनकी बहुत बड़ी सोची समझी राजनीति थी और उसमें ये सब इन्वॉल्व थे, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो। कैप्टन साहब, लेकिन एक गुजारिश करूंगा आपसे, मेरी इस बहस को रोशनी घोटाले तक ही सीमित रखें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कैप्टन साहब, देखिए हिंदू मुस्लिम का कोई मसला ही नहीं इसमें। ये तो अब्दुल्ला परिवार ने किया या मुफ्ती परिवार ने किया, किसी ने भी घोटाला किया, घोटाले के जिस पर आरोप लग रहे हैं उनको मैं रखूंगा इस बहस के दायरे में। बाकी मैं ये नहीं कहूंगा कि मुस्लिमों को बसाने के लिए ये हुआ, क्योंकि ये हो रहा है कि 25,000 करोड़ का तो मामला सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला परिवार का ही है, जिसके घर को लेकर ये बवाल हो रहा है। नहीं, अब मैं आपको बोले 10 कनाल में घर बना है भाई। वो जमीन इतनी बेशकीमती जमीन है जिसमें ये मकान बना लिया गया। इनके पास तो 3 कनाल ही थी, बाकी 7 कनाल तो सरकारी जमीन, उसको लेकर इतना बवाल। लेकिन कुछ तथ्यों को आप उजागर करिएगा, लेकिन गुजारिश करूंगा कि इस मामले को हिंदू मुस्लिम वाला रंग न दें। कैप्टन साहब, मैं उम्मीद करूंगा कि ये बहस सार्थक हो और इसका कुछ निष्कर्ष निकले। नहीं, मैं आपसे वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, नम्रतापूर्ण कहना चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम वाली बात हम नहीं कह रहे। आप इसको देखिएगा कि जो जमीनें रोशनी के नियम के तहत इन्होंने दिए उसमें टोटली मुसलमानों को ही क्यों देगी? क्या कश्मीर में ब्राह्मण पीड़ित नहीं थे? क्या ब्राह्मणों के बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते थे? क्या जम्मू में ब्राह्मणों के बच्चे नहीं रह रहे थे? क्या उनको डर नहीं था? क्या उनको कोई खतरा नहीं था? जिस तरह से मुस्लिम बच्चों को बताया कि वहाँ खतरा हो जाएगा, तो क्या ब्राह्मण बच्चों को खतरा नहीं था? वो क्या कश्मीर के नागरिक नहीं थे? उनको भी जमीन आप दे सकते थे। तो इसलिए ये हम नहीं कह रहे कि हिंदू मुसलमान है। कैप्टन साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कैप्टन साहब, मैं भी आपकी बात से देखिए एग्री करता हूँ और बाकी लोग भी करेंगे, क्योंकि बाकी लोग जो प्रभावित रहे, कश्मीर का ब्राह्मण भी परेशान रहा, वहाँ के बाकी लोग भी परेशान रहे, लेकिन उनकी तरफ उनकी ओर नहीं सोचा गया लंबे अरसे से, और इसी का दंश वो अब तक झेलते चले आए उस दौर से और इस दौर तक। लेकिन अब जो व्यवस्थाएं हो रही हैं उसके अनुरूप शायद ये बवाल की तस्वीर हम देख भी पाते हैं कि अब बवाल होता है कि ना हमने ऐसा कोई घोटाला नहीं किया, घपला नहीं किया। हालांकि जांच है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं कैप्टन साहब, लेकिन साफ तौर पर लोकतंत्र में अधिकार है राजनीतिक दलों का। आप एक दूसरे के खिलाफ उग्र हो सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, घेराव कर सकते हैं, ये नैतिक अधिकार है भारत के अंदर। हालांकि वहाँ झड़प ना हो, इस तरह की भी स्थिति देखने को मिले। तनवीर दार, क्या मेरी आवाज़ मिल पा रही है आपको? जी सुनील जी। तनवीर दार जी, देखिए मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, आप तो कह रहे हैं देखिए बच्चों को खतरा हो जाता, ये सारी चीजें हो जाती हैं इसलिए, लेकिन कैप्टन साहब एक सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई एक बात बताइए, क्या वहां हिंदू लोगों को खतरा नहीं था? वो सब कुछ बड़े अमन चैन से जिंदगी गुजार रहे थे, उनके नाम पर एक कनाल नहीं, बाकी हजारों हजार कनाल जो जमीन थी बेशकीमती, वो सिर्फ एक कम्युनिटी, एक समुदाय और अपने नातेदार रिश्तेदारों को ही दे दी गई। इसको लेकर भी कोई सवाल नहीं उठाया गया। देखिए सुनील जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कैप्टन साहब या इनकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो हमेशा से हिंदू मुस्लिम की सियासत करती आई है और इन लोगों की जो सियासत है इसी चीज पर टिकी हुई है, जो कि हमारे मुल्क के लिए। जी, मैंने विनम्र निवेदन कर दिया कैप्टन साहब से।
हाँ किया, लेकिन मैं भी कर रहा हूँ, इसको कंडेम करता हूँ मैं। जो उन्होंने बात कही कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले, हम 370 किया कि खाली मुस्लिम समझ के खत्म किया। यहाँ के हिंदू भी हैं उसमें सिख भी हैं, ईसाई भी है, जितने भी यहाँ पे धर्म है सबके लिए वो एक गलत बात है, वो एक जो इन्होंने किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो हिंदू मुस्लिम की ये जो बात कर रहे हैं, ये तो पहले हम इसको बिल्कुल नकारते हैं और ये इसी पे जो है ये करते आए हैं। जहाँ तक रही बात कि हिंदू यहाँ पे थे या नहीं थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कश्मीर के अंदर जब हालात खराब हुए 1987 या 88 के अंदर, वहाँ से अगर हमारे हिंदू भाई निकले हैं, कश्मीरी पंडित वहाँ से निकले हैं, वो सब जानते हैं कि किसने वहाँ से निकाले, क्या क्या प्लानिंग करके उनको निकाला गया और उनको वहाँ से बेघर किया गया। ये सबको मालूम है, ये बताने की बात नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा जहाँ तक आप देखेंगे इतनी देर मिलिटेंसी रही, यहाँ हमारे हिंदू भाई दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उन लोगों को कितना नुकसान पहुंचाया गया है। उन लोगों को उतनी थ्रेट नहीं थी जितनी के मुस्लिम्स को थी, क्योंकि जो बाहर से आते थे, मिलिटेंट्स आते थे, वो लोगों को ये कहते थे कि आप हमारे भाई हो, आप हमारे मुस्लिम हो, यहाँ के मुसलमान हो, आप हमारा साथी में। उस वजह से उनको ज्यादा तंग किया गया और उनको मारा गया। अगर आप देखेंगे मिलिटेंसी से, आप देखेंगे आप पूरा अगर 87 से देखेंगे अब तक, आप मुझे बताएं, इनसे पूछे कैप्टन साहब से, हमारे हिंदू भाई कितने हिंदू भाइयों को मारा गया मिलिटेंसी में। और अगर हजारों लाखों में मरे हैं तो वो मुसलमानों को मारा गया। क्यों मारा गया? अगर वो बात थी, अगर उनके लिए वो था तो वो गैर मुस्लिम को मारते, हिंदुओं को मारते, दूसरे जो थे मुसलमानों के बिना थे उनको मारना चाहिए था उनको। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया कि मुसलमान को मारते हैं? खैर तो मुस्लिम को थी जो आ रहे थे। सवाल तो यही है, मारने मराने का काम, खेल, ये सियासी खेल चला क्यों? ये स्थिति ऐसी बनी क्यों? क्यों हिंदू मरे, क्यों मुसलमान मरे? लेकिन एक ऐसे मुल्क जो भारत का सीधे तौर पर दुश्मन है, घाटी में ही ये क्यों बवाल होता है? जम्मू कश्मीर में 370 थी तब से लेकर और अब तक, जब तक हटी नहीं, और अभी भी ये सिलसिला जारी है। कोई सुरंग के माध्यम से आ रहा है, कोई फेंसिंग के नीचे से आ रहा है। कैप्टन साहब 370 था तो यहाँ पे था, यहाँ के हर शहरी को मिल रहा है। देखिए मैं फिर कहूंगा, देखिए ये पूरी बहस मेरी एक मुद्दे से दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं तो विनम्र निवेदन करूंगा कि मैं रोशनी घोटाले को लेके आया, इस घोटाले पर ही प्रकाश डालिए प्रभु। आप मुझे ये बताएं, बाकी रियासतें हैं, बाकी हिंदुस्तान के अंदर इतनी रियासतें हैं, वहाँ पे 370 दिया गया, 370A, 370B, ऐसे बहुत सारे ला दिए गए हैं। नागालैंड के अंदर भी ऐसे ही लाया है। तनवीर जी, ठीक है, पहली कई सारी ऐसी चीजें हैं। हालांकि इस बहस को मैं और 4 घंटे करूंगा तो शायद ये बहस खत्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक बड़ा लंबा मसला है और बड़ी ही पेचीदगी भरा ये पूरा मामला है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो स्थिति निकलकर सामने आई, जिसको लेकर बवाल हो रहा है जम्मू में, वो है रोशनी घोटाला। तो कैप्टन साहब भी मेरे साथ हैं। मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम का जितना समय है उतने में एक सार्थक बहस हो, ताकि कुछ लोगों को चीजें समझ में आए। ये नहीं कि हम फिर बाकी चीजों पे चले गए। कैप्टन साहब जी, सुन ही रहे होंगे आप तनवीर दार जी को। मैं भी बड़ा निवेदन के साथ ये कह रहा हूं कि देखिए, इसी पर रहिए भैया, ये एक विषय और इसी विषय के साथ चर्चा होनी चाहिए, बाकी चीजें नहीं। सुनील जी, मैं तनवीर से पूछना चाहूंगा और बड़े प्रेम पूर्वक पूछना चाहूंगा, विनम्रता पूर्वक पूछना चाहूंगा कि आज वो कह रहे हैं कि यूपी में यहाँ वहाँ जो है ना मुसलमानों को मारा गया। क्या आप उस चीज को तनवीर जी याद करते हैं जब 3 लाख वहां से कश्मीरी ब्राह्मणों को काटा गया था, खुलेआम रोड पे मारा गया था और आपकी मस्जिदों पे अनाउंस हुआ था? उस टाइम में आर्मी में था, जम्मू में पोस्टिंग था। ये मेरा देखा हुआ, आंखों देखा हुआ नजारा है। अनाउंस मस्जिदों पे हो रहा था कि अपनी लड़कियों को छोड़ दीजिए, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के, और जान बचाना है तो यहाँ से निकल जाइए। उस समय आपको दिखाई नहीं दे रहा था तनवीर जी, आपको सुनाई नहीं दे रहा था। आप एक शब्द अपने मुंह से आपने निकाला था जब 3 लाख वहाँ के नागरिक से पंडित, उनको बेघर किया गया था, उनकी बहु बेटियों के साथ दुराचार हुआ था, तब आपको नजर नहीं आया था? आप कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम भाइयों को अदर स्टेट में तो इतना प्रेम प्यार मिलता है कि इतना आपके तस्वीर में नहीं मिलेगा। मगर आप आप सोच से पल रहे हो, जिस सोच में आप बने हुए हो, उससे आप कभी बाहर नहीं निकल सकते हो। हिंदू कभी मुसलमान को अपने से अलग नहीं करता है, मगर मुसलमान कभी कहता है कि हिंदू हमारे साथ रह नहीं सकता। कैप्टन साहब, क्या आप ये मानते हैं, कैप्टन साहब क्या आप ये मानते हैं कि ये घोटाला जो हुआ, रोशनी घोटाला, ये सिर्फ एक कम्युनिटी, एक समुदाय को बढ़ावा देने के लिए किया गया, अपने लोगों को फायदा देने के लिए किया गया,
चुन चुन कर उन लोगों को लाए गए, चाहे वो नातेदार हों, रिश्तेदार हों, सबको बसाया गया, बेशकीमती जमीनों को कौड़ियों के भाव बेचा गया। बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल यही सोच के साथ किया गया है। हमने आपको फर्स्ट में बताया। और इसमें ऐसा भी नहीं, अभी जो गुपकार कमेटी बनी है, गुपकार का जो व्यवस्था बनी है, हालांकि आप लोग गुपकार गैंग बोलते हैं, उन लोगों को भी फायदा पहुंचा। सीधे तौर पर तनवीर जी हैं, पीडीपी से हैं, महबूबा मुफ्ती की पार्टी से हैं, और महबूबा जी का भी नाम आ रहा है कि उनको भी भाई फायदा पहुंचाया गया, उन पर भी बड़ी रहमत बरसाई गई। सुनील जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये गुपकार कौन है? गुपकार में कौन लोग हैं? गुपकार में वही लोग हैं जो चाइना के साथ जुड़े हुए, पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए, जिन्हें देश के संविधान में विश्वास नहीं है, देश के कानून में विश्वास नहीं है। ठीक, अब तो देखिए व्यवस्था आपके हाथ में, कैप्टन साहब, अब व्यवस्था आपके हाथ में है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, अब तो वहां पर भी व्यवस्था ऐसी लागू हो गई है, सीधे तौर पर नजर जो है दिल्ली से ही रखी जा रही है, तो अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करिएगा, यही उम्मीद है। तनवीर जी, बहुत संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा, जो कैप्टन साहब कह रहे हैं कि देखिए एक ऐसी मंशा, एक ऐसी विचारधारा के तहत ये सारी चीजें की गई, इसका अब भुगतना पड़ेगा इन लोगों को। तनवीर जी। जी सुनील जी, कैप्टन साहब कह रहे हैं कि ऐसी विचारधारा, ऐसी मंशा के अनुरूप ये कृत्य किया गया था, ये कांड किए गए, ये घोटाले किए गए, ये घपले किए गए, उसका तो अब झेलना पड़ेगा। देखिए सुनील जी, मैं कहना चाहूंगा, मैंने जिससे पहले भी आपको कहा, ये जो लोग मिलिटेंसी इफेक्टेड लोग थे, जिनको थ्रेट थी, ये लोग आए बेचारे जम्मू के अंदर, ये उन लोगों से जमीन ली गई है जो लोग वहां से पहले से काबिज थे, उन जमीनों पे काबिज थे। आपको ये पता होगा कि जो हमारे यहाँ पे LB6 432 का इंतकाल होता था, वो भी अभी मतलब 1-2 साल से मेरे ख्याल बंद है, अब बंद कर दिए हैं। तो एक कानून बनाया गया था कि जिनके पास 57-58 से, मैं ये जानना चाहूंगा तनवीर जी, समय नहीं मेरे पास इतना, मैं ये जानना चाहूंगा पीडीपी का क्या स्टैंड होगा? नाम तो आपका भी आ रहा है। ये इनके अभी क्या, ये तो इल्जाम लगा रहे हैं कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। महबूबा जी के लिए मैं कहूंगा कि उनके तो वास अपना श्रीनगर में वो पुश्तैनी घर है जो गांव में है, वही उनके पास है। श्रीनगर अंदर जो है, मेन सिटी के अंदर आप उनके पास देखेंगे कोई नहीं है, जम्मू के अंदर कोई नहीं है। नाम आने से क्या है, नाम तो वे बड़े बड़े लोगों का ले लेंगे, फलां का है, फलाना। ये अब जब जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होकर सामने आएगा और इनको लोगों को पता चलेगा। जांच एजेंसियों पर, हेलो, जांच एजेंसी पर भरोसा है आपको? जी, जांच एजेंसियों पर भरोसा है तनवीर जी? जांच एजेंसियां इनकी अगर करेंगी ठीक से काम, जो होगा तो पता चलेगा सामने। ना आप देखिए, ये जाते जाते आपने फिर वही दोहरी बात कर दी कि जांच एजेंसियां ठीक से काम करेंगी, यानी कि अगर सीधे तौर पर बरी कर देंगी या बाहर निकाल देंगी तो जांच एजेंसी ठीक है, अच्छा काम कर रही हैं। अगर कहीं संलिप्तता पाई गई तो आपने कहा कि नहीं इशारे पर काम कर रहे हैं, तो ये बातें भी नहीं। जांच एजेंसियों पर भरोसा रखना होगा। जांच एजेंसियां जो भी करेंगी वो अपने हिसाब से काम करेंगी। सरकारों पर आरोप हमेशा से लगे हैं, चाहे केंद्र में यूपीए की सरकार रही हो। कैप्टन साहब भी इस बात को खूब मानते हैं, बाकायदा इन्होंने भी खूब आरोप लगाए पिछली मर्तबा सरकारों में कि जांच एजेंसियां सरकारों के अधीन होती हैं, और आप लोग भी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं, देश संविधान के हिसाब से चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा, और माननीय अदालतों पर भरोसा भी रखना होगा। जांच एजेंसियों की भूमिका भी कई बार कटघरे में खड़ी हुई, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बहुत शुक्रिया तनवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े। कैप्टन साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। और खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।